बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तारापुर से सम्राट चौधरी को मिला है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से अवधेश सिंह लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय से कुंदन कुमार को मिला है टिकट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर से रोहित पांडे को मिला है टिकट। वहीं लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को मिला है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर, बांकीपुर से नितिन नवीन लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 71 उम्मीदवारों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तारापुर से सम्राट चौधरी लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिला है। वहीं विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से अवधेश सिंह चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उन 71 उम्मीदवारों की सूची हम दिखा रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी, हाजीपुर से अवधेश सिंह लड़ेंगे चुनाव। बेगूसराय से कुंदन कुमार को मिला है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर से रोहित पांडे लड़ेंगे चुनाव। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को मिला है टिकट। बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद। संवाददाता अस्मित पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें कई बड़े नाम शामिल है, खासतौर पर सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन। किन किन उम्मीदवारों को कहां से टिकट मिला, यह तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है आयुष, और इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो सिटिंग विधायकों का नाम कटा है, तो कई ऐसे उम्मीदवारों को भी इस बार मौका दे रही है बीजेपी, जो इस बार नए चेहरे भी होंगे। जैसे रामकृपाल यादव, जहां दानापुर से विधायक इस बार, क्योंकि उनको टिकट दिया है बीजेपी ने, रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं तारापुर, जहां से सम्राट चौधरी के पिता कई बार चुनाव जीत कर आए, और इस बार तारापुर जो है बीजेपी के सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बेतिया से एक बार फिर से अपने सिटिंग कैंडिडेट या सिटिंग विधायक रेणु देवी को रिपीट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। प्रमोद कुमार सिन्हा को फिर से एक बार टिकट मिला है, उस पर जो भरोसा है वो जताया बीजेपी ने। कई जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने की पूरी कोशिश की है। ये लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इसके साथ साथ देखिए, जो इलाके हैं सीतामढ़ी, जहाँ से सुनील कुमार पिंटू, वो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, वो लोकसभा के चुनाव के वक्त फिर से वो बीजेपी में शामिल हुए। हाल के दिनों में 1-2 दिन पहले ही वो बीजेपी की फिर से दिलाई गई उन्हें, और उन्हें फिर से सीतामढ़ी से उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी ने। तो इसके साथ साथ बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा चुनावी मैदान में होंगे। छातापुर नीरज कुमार बबलू, जो नीरज कुमार बबलू फिर से वहां पे जो है उनको रिपीट किया है, क्योंकि वहां से नामांकन की भी तिथि आ गई थी, और नीरज बबलू ने पहले ही कहा था कि वो वहां से नामांकन करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत, दिवंगत जो एक बेहतरीन एक्टर थे, उनके भाई बताए जाते हैं नीरज बबलू, और उनको एक बार फिर से छातापुर से टिकट दिया है। इसके साथ साथ जो बिस्फी का इलाका है, जहां पर हरिभूषण ठाकुर बचौल कई दफे से वो विधायक चुनकर आ रहे हैं और ठीक काम किया है, बहुत ज्यादा
हिंदू और मुसलमान को लेकर के उनकी जो बयान रहती है वो बीजेपी उनको आगे करती है। इन बयानों को लेकर के एक बार फिर से रिपीट कर दिया है बीजेपी ने हरिभूषण ठाकुर बचौल को कटिहार, जहां से तारकिशोर प्रसाद एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और एक बार फिर से उन पर ही भरोसा जताते हुए ऐसे चेहरों को रिपीट कर रही है बीजेपी जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। इसके साथ साथ दरभंगा से फिर से संजय सरावगी को उम्मीदवार बनाया है। संजय सरावगी जो बिहार सरकार के मंत्री भी थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, और उनको एक बार फिर से रिपीट किया है बीजेपी ने। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका को उम्मीदवार बनाया गया है। किशनगंज से स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ जो मोतिहारी और मधुबनी जो मिथिलांचल के इलाके हैं वहां से प्रमोद कुमार को फिर से एक बार भरोसा जताते हुए, क्योंकि वो बिहार सरकार में मंत्री रहे, सरकारें बदली तो उनका पद चला गया, बाद में वो विधायक ही रहे लेकिन बीजेपी के साथ बड़ी इंटैक्ट होकर के रहे और उन्होंने कहा भी कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी का जो सिटिंग सीट है वहां से देखिए नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया है। जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे उनको वहां से बीजेपी ने रिपीट नहीं किया है, नए उम्मीदवारों को वहां से जगह मिली है। लेकिन नंदकिशोर यादव ने अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो उनके साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, विधानसभा अध्यक्ष रहा, कई ऐसे पद मिला, 7 बार वहां से विधायक चुनकर आए और अब उनका टिकट कटने पर उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है और वो नाराजगी की बात नहीं कही है। इसके साथ साथ फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को फिर से जो बीजेपी है वो अपने चुनावी मैदान में उतार रही है। तो कई ऐसी सिटिंग सीट है जहां से जो उम्मीदवार पहले से बीजेपी के जीते हुए थे कैंडिडेट्स उनको वहां से जो है उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। इसके साथ साथ बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सीट एक दानापुर भी है जहां पर रामकृपाल यादव, वो देखिए लोकसभा चुनाव हार गए थे, वहां से मीसा भारती आरजेडी की प्रत्याशी वहां से जीत कर आई थी और एक बार फिर से चूंकि रामकृपाल यादव बैठे हुए थे इसलिए बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए रामकृपाल यादव को आगे उतार दिया है। उनका सीधा मुकाबला वहां महागठबंधन से होगा इस बार, चूंकि दानापुर सीट आरजेडी के खाते में है, रीतलाल यादव वहां से विधायक हैं, लेकिन अभी ये सीट जो है बीजेपी अपने उम्मीदवार को वहां पर रामकृपाल यादव को आगे कर रही है तो वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ तेघड़ा बेगूसराय का जो इलाका है, बेगूसराय से कुंदन कुमार को उतारा है बीजेपी ने, तेघड़ा से रजनीश कुमार बेगूसराय के काफी प्रचलित चेहरा माने जाते हैं, वहां से कई बार वो विधायक भी चुनकर आए थे और अच्छा काम किया था बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है वहां से। इसके साथ साथ अब बात करें तो पातेपुर लखेंद्र कुमार रोशन को उम्मीदवार बनाया है, वो खुद पहले से वहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं और उनको वहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ जो कई ऐसे हॉट सीट्स हैं जहां पर बीजेपी ने कई नए चेहरों को आगे किया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से नंदकिशोर यादव का टिकट कटना और फिर सिटी में दूसरे कैंडिडेट्स को दे देना, ये बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। तारापुर एक इसलिए हॉट सीट है क्योंकि डिप्टी सीएम वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां उनके पिता कई बार विधायक चुनकर आए थे और अब खुद सम्राट चौधरी वहां से उतर रहे हैं। ये सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इसलिए सम्राट चौधरी को वहां से उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ साथ झंझारपुर, जहां से नीतीश मिश्रा जो बिहार सरकार के मंत्री थे उद्योग विभाग के, उनको वहां से फिर से रिपीट किया है बीजेपी ने। नीतीश मिश्रा इस बार बीजेपी के टिकट पर फिर से वहां चुनावी मैदान में होंगे और उन्होंने कहा भी था पहले टिकट मिलने के कि इस बार अगर उन्हें टिकट मिलता है तो बड़े आंकड़े से वो जीत कर आएंगे वहां से। इसके साथ साथ जो सिकटी का इलाका है वहां से विजय कुमार मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। तो कई ऐसे सीटें हैं आयुष जहां पर बीजेपी ने निश्चित तौर पर हमने 71 उम्मीदवारों की सूची देखी है और इस सूची को देखकर साफ तौर पर पता चल पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का बेहद ख्याल रखा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है बीजेपी और इसलिए बड़े नेताओं को आगे भी किया था। अब देखिए अमित शाह खुद वो पहले भी पहुंचे थे और अब फिर से वो पहुंच रहे हैं। 3 दिनों का उनका बिहार दौरा होने वाला है, तो एक एक चीजों पर, एक एक सीटों पर बारीकी से जातीय समीकरण को साधते हुए कौन से उम्मीदवार कहां फिट बैठेंगे इस पर बीजेपी ने बहुत ध्यान दिया है और इसलिए समय भी लग गया। लेकिन भले ही महागठबंधन के पहले एनडीए ने सब सूची अपनी जारी कर दी उम्मीदवारों की, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और
इसके साथ साथ जो जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की जहां तक आपने बात की, बिल्कुल उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है बीजेपी ने। और एक एक सीटों पर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद से नजर बनाए हुए थे कि कौन से सीटों पर कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए, ताकि बीजेपी जो सीट पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी वो सीटें फिर से उनके खाते में आ पाए। और इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को आगे किया है इस बार बीजेपी ने। तरैया से फिर से जनक सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। वहां से देखिए जनक सिंह वहां से जीत के भी आए थे और एक बार फिर से उन्हें उन पर भरोसा जताना। बीजेपी ये जानती है कि जो जिन विधायकों ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले विधानसभा चुनाव में या फिर पूरे 5 सालों में, जो जनता के बीच रहे, जिन्होंने वहां की योजनाओं को सराहा, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, वहां के ग्रामीण इलाकों में काम किया, उनको रिपीट करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे विधायकों पर भरोसा जताते हुए उनको वहां से रिपीट कर दिया है। इसके साथ साथ आप बांका की बात करें तो बांका से राम नारायण मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। कटोरिया से पूरन लाल टुड्डू को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंगेर से कुमार प्रणय चुनावी मैदान में होंगे। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम, फिर से वही वहां से कैंडिडेट्स होने जा रहे हैं बीजेपी के। तो लखीसराय एक हॉट सीट है वहां, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का हाल के दिनों में हमने विरोध भी देखा था, कई आरोप लगे थे, लेकिन इसके बावजूद विजय कुमार सिन्हा पर एक बार बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। दीघा, पटना का दीघा विधानसभा क्षेत्र, जहां से संजीव चौरसिया विधायक हैं और एक बार फिर से संजीव कुमार चौरसिया ही बीजेपी के तरफ से जो उम्मीदवार है वो बनाए गए हैं। संजीव कुमार चौरसिया फिर से वहां से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये इलाके जो हैं काफी ऐसे इलाके हैं, पटना के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है उस पे सबकी नजरें टिकी थी कि वहां से क्या बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों को रिपीट करेगी या फिर कोई नए चेहरों पर दांव खेलेगी। तो वहां कई चौंकाने वाले नाम हमने बताए पहले ही। मोतिहारी मैंने बताया, वहां से प्रमोद कुमार को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है आयुष। तो ऐसे सीटों पर वो पुराने कैंडिडेट जिन्होंने बेहतर काम किया 5 सालों में, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया 5 सालों में, प्रक्रिया का ख्याल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखना चाहती है, इसलिए सार्वजनिक तौर पर पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की गई। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उनके उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती है, फिर भी टिकट का बंटवारा होता है, जिसका नतीजा यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के अगर हम देख ले कार्यकर्ताओं को, उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, जेडीयू के भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस तरह के विरोधाभास की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। देखिए क्योंकि बैठकों का दौर अभी भी जारी है आयुष, और इसी को लेकर के बीजेपी के देखिए जो सीनियर लीडर्स हैं, या तो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद बिहार में हैं, उन्होंने आज भी मीडिया को संबोधित किया। तो बैठकों का दौर जारी है ताकि जो सीट दूसरे पार्टी के खाते में चली गई है उसे कैसे एडजस्ट किया जाए, और एडजस्टमेंट के बाद ही ऐसे लिस्ट जारी हो गए हैं। यानी कि बीजेपी ने अगर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है तो ये लगभग तय है कि अब बीजेपी के कोई भी उम्मीदवार को चेंज नहीं किया जाएगा और वहां से वही कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में होंगे। तो ये लगभग तय हो गया है। थोड़ी ही देर में जेडीयू की भी सूची आ सकती है। इस समय हम सीएम आवास पे ही, अभी से थोड़ी देर पहले गोपाल मंडल यहीं पर बैठे हुए थे। वो भागलपुर के गोपालपुर से वहां से विधायक रहे हैं और कई बार वो विधायक चुनकर आए, लेकिन इस बार जेडीयू शायद उन्हें टिकट ना दे, इस आस में वो यहीं पर बैठे हुए थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें हटा दिया है। सीएम हाउस के बाहर यहाँ पर यहाँ होती नहीं है कि आप कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इलाका बहुत इस जोन में आता है कि आपको यहाँ कोई प्रदर्शन, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने उन्हें हटा दिया है। तो जेडीयू की भी आज शाम तक सूची आ जानी है उम्मीदवारों की कि कौन से उम्मीदवारों को जेडीयू ने अपने कहां के लिए फिट बैठाया है। और इसके लिए भी मंथन जारी था। सीएम हाउस में नीतीश कुमार खुद अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। ललन सिंह हो या फिर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, सब सीएम हाउस में मौजूद थे और तय हो गए हैं नाम कि अब कौन से सीटों पर कौन से उम्मीदवारों को जेडीयू चुनावी मैदान में उतारने जा रही है आयुष। निश्चित तौर पर देखिए जनता दल यूनाइटेड अब किन उम्मीदवारों को कौन से विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतारने जा रही है यह भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ 71 नामों की सूची जारी हुई है। 101 सीट पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 30 उम्मीदवारों को लेकर क्या पेंच अब भी फंसा हुआ है? क्या अब भी बहुत मंथन की जरूरत है या फिर गठबंधन के भीतर इन सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है? नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए उसी के लिए मंथन चल भी रहा है। संजय झा के आवास पे भी बैठक हुई, इसके साथ साथ
सम्राट चौधरी जब पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए कल या फिर आज भी उनके आने की सूचना है, तो वहां भी मंथन चला है। तो जेडीयू के पास जो सीटें जा रही हैं या फिर नीतीश कुमार को जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जो जानकारी दी है कि इन सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, तो नीतीश कुमार थोड़े नाराज जरूर हैं इस बात से कि वो जो सीट है, जैसे राजगीर वाले इलाके हैं, वहां से जेडीयू के प्रत्याशी हमेशा जीतते आए हैं। तो ऐसी सीटों से नीतीश कुमार नाराज हैं कि आखिर वो जेडीयू की सीटें दूसरे जगह कैसे चली गई, और इसी को लेकर के थोड़ा पेंच जरूर फंसा है। नीतीश कुमार ने बारीकी से बीजेपी को ये कहा है, बीजेपी नेतृत्व को, कि एक बार फिर से विचार कर लें, और यही कारण है कि सिर्फ अब तक 71 उम्मीदवारों की सूची जारी हो पाई है। आने वाले समय में और जितने उम्मीदवार और बाकी हैं उस पर भी सस्पेंस बरकरार को हटाएगी बीजेपी, और जल्द जो है वो भी उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। तो मंथन अभी चल रहा है, एडजस्टमेंट की बात चल रही है कि कैसे उन सीटों को भी अगर हो पाए तो जेडीयू अपने खाते में ले, और एलजेपीआर के खाते में जो सीटें गई हैं वो कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, इस पर लगातार मंथन चल रहा है आयुष इस समय पटना में। निश्चित तौर पर अस्मित, देखिए लगातार मंथन का दौर जारी है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं, उन्हें मनाने की कवायद भी चल रही है। जीतन राम मांझी का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार को बर्बाद होने से बचाना है। ऐसे में हम देख पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में कि इन 71 उम्मीदवारों का साथ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि जेडीयू हो या फिर आरएलएम के कार्यकर्ता हो, एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ता हो या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो, इन सबका साथ इनको मिलता नजर आएगा। अस्मित, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क संवाददाता अस्मित से टूट गया है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, राजनगर से सुजीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, नरपतगंज से देवंती यादव, फारबिसगंज से विद्यासागर केशरी, सिकटी से विजय कुमार मंडल, किशनगंज से स्वीटी सिंह, बनमनखी से श्री कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह, कोरहा से कविता देवी, सहरसा से आलोक रंजन झा, गौरा बौराम से सुजीत कुमार सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी। संवाददाता अस्मित हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं पटना, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। अस्मित, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के तमाम घटक दल हो, सब एक दूसरे को एक साथ मिलकर साथ देने का बात कर रहे हैं। ये 5 दल जो हैं एनडीए के, एक दूसरे को ये लोग पांडव की संज्ञा दे रहे हैं। ऐसे में भले ही नाराजगी हो उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी में, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन दोनों राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, इन 71 प्रत्याशी या फिर आने वाले वक्त पे जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा उनका साथ देते नजर आएंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से 71 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, उसमें 9 ऐसी महिलाएं हैं जिन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताते हुए पहले तो उन्हें रिपीट भी किया है और नए चेहरों पर भी इस बार दांव खेला है। हम आपको जमुई लेकर चलते हैं। जमुई विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन्हें फिर से वहां से रिपीट कर रही है बीजेपी, चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इसके साथ साथ वहीं कोढ़ा से जो है कविता देवी है, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, इन सब का लिस्ट जो है इसमें शामिल है इस पूरे 71 उम्मीदवारों की सूची में। इसके साथ साथ
जो अलग अलग उम्मीदवार है, जहां पर इस बार जिन जगह पर जिन लोगों का नाम कटा है वहां पर इस बार ऐसे उम्मीदवार बीजेपी दे रही है जो इस बार चुनाव अच्छे से फाइट भी करे और वहां पर मुकाबला नेक टू नेक होगा, क्योंकि नए चेहरे होंगे और नए लोगों को बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सम्राट चौधरी एमएलसी थे और वो इसलिए विधानसभा में नीतीश कुमार के बगल में हम हमेशा देखते थे कि वो बैठते थे, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी की बात आपने की है। देखिए, इस बार उनके लिए साख की लड़ाई होगी। उनके पिता स्वर्गीय शकुनी चौधरी की अगर बात कर लें, वो तारापुर उनका गढ़ हुआ करता था, ऐसे में उनके पुत्र इस बार चुनावी रण में होंगे तो अपने पिता के साख को बचाने की भी अतिरिक्त जिम्मेवारी उन पर होगी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी उनके ऊपर, क्योंकि देखिए शकुनी चौधरी वहां से लगातार जीतते आए थे और आपने सही कहा वो गढ़ भी है उनका सम्राट चौधरी का, तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र कैसे बीजेपी निकाल पाएगी ये पूरी जिम्मेवारी जो है सम्राट चौधरी के ऊपर होगी। शकुनी चौधरी जब वहां विधायक हुआ करते थे तो काफी ज्यादा वहां पर लोगों का समर्थन भी मिलता था, इसलिए कई बार वो विधायक चुन के भी आए थे। तो सम्राट चौधरी के ऊपर पूरी साख बचाने की जिम्मेवारी होगी कि वो कैसे तारापुर विधानसभा क्षेत्र निकाल पाए बीजेपी के लिए। इसके साथ साथ विजय सिन्हा लखीसराय से विधायक रहे हैं और अभी सिटिंग विधायक हैं, फिर से रिपीट कर दिया है बीजेपी ने। इसके साथ साथ जो हाई प्रोफाइल जो जीत हुई थी उसकी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। भागीरथी देवी, बीजेपी ने आरजेडी के राजेश को हराया था भागीरथी देवी ने, और वहां से वो एक बार फिर से उनको जो है मैदान में उतारने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। इसके साथ साथ दरभंगा अगर आपको लेकर चले तो वहां देखिए संजय सरावगी, क्योंकि वो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, अभी वो थे भी मंत्री, वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक बड़ा जिम्मेवारी उनके ऊपर था और फिर से दरभंगा इलाके से उनको रिपीट कर दिया है बीजेपी ने, यानी कि वहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अलग अलग जिले हैं जहां पर जो जिलों पर नए कैंडिडेट्स दिए हैं, क्योंकि सबसे हॉट सीट हम पटना को लेकर ही मान रहे हैं आयुष, क्योंकि देखिए जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा, जहां से पटना सिटी से वो विधायक हुआ करते थे, वहां पर जिस तरह का उन्होंने काम किया और पूरा उन्हें भरोसा था कि बीजेपी एक बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारेगी सिटी पटना साहिब से और एक बार फिर वो बीजेपी के लिए जीत कर आएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका टिकट कटा है उसके बाद उनका एक मैसेज भी आया है, एक वीडियो भी जारी किया उन्होंने कहा है जितना बीजेपी ने उनको दिया है विधानसभा या तो अध्यक्ष के पद के लिए या फिर उन्हें कई बार वो 7 बार जीत कर आए पटना साहिब से, ये बड़ी जो उन्होंने उपलब्धि है वो बताने की कोशिश की। और हम आपको रोकना चाहेंगे अस्मित, टिकट कटने पर नंदकिशोर यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले ये हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबका आभार। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी के पास अस्मित, देखिए हम पटना साहिब का जिक्र कर रहे थे और इस बीच नंदकिशोर यादव का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, हम पार्टी का आभार जताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ कहा है और एक जो महत्वपूर्ण पहलू का उन्होंने जिक्र किया कि नई पीढ़ी का स्वागत करते हैं। सूची को अगर हम देखें तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं दिग्गज वरिष्ठ नेताओं के तजुर्बे के साथ युवा जोश का संगम देखने को मिल रहा है। मतलब साफ तौर पर दोनों पहलुओं का ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पटना साहिब से जब विधायक थे नंदकिशोर यादव, उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का वो स्वागत भी करते हैं। दरअसल नंदकिशोर यादव को इस बात का आभास था आयुष की उनका टिकट इस बार कटने वाला है, वो इस बार बीजेपी उन्हें मौका नहीं देने वाली है और इसलिए ये बात वो जानते थे पहले से कि उम्मीदवार यहाँ पर बदलने वाला है। इसलिए उन्होंने एक बहुत भावुक पोस्ट जो है या फिर भावुक वीडियो जो है वो शेयर किया है और युवा चेहरों पर बड़ा विश्वास जताते हुए कहा है कि युवा चेहरों
उम्मीदवारों को आना चाहिए राजनीति में, इस तरह का बयान दिया है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी आयुष, इसमें 74 सीटें जीती भी थी बीजेपी, और इस बार देखिए 101 सीटें, यानी कि बहुत सीटें घट गई। घटने का कारण ये रहा कि एलजेपीआर 29 सीटें उनके खाते में चली गई, जिसको लेकर के थोड़ा जो मंथन चल रहा है बीजेपी या फिर एनडीए के अंदर, वो मंथन का दौर अभी भी जारी है। दिल्ली में भी देखिए बैठक चलेगी अमित शाह के नेतृत्व में। तो 2020 के चुनाव में जिस तरह से जीत हुई और 80 विधायक जीत कर आए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हालांकि भले ही बाद में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, लेकिन बीजेपी की सीटें काफी घट गई, और इसलिए इस बार कैंडिडेट्स पर भी बहुत जातीय समीकरण को, और शायद यही वजह थी कि इस बार सीट शेयरिंग पर विशेष मंथन किया गया। चिराग पासवान जो पिछले विधानसभा चुनाव को अलग होकर लड़े थे, हालांकि उनका भी प्रदर्शन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को डैमेज दिया था। इस बार 29 सीटों पर गठबंधन में रहते हुए चूंकि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, यह समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को इस बार मदद मिल सकती है। मदद मिल सकती है, बिल्कुल मदद मिल सकती है, लेकिन इस बात से थोड़ी नाराजगी है। हम तो कई दफ्तर जो है वहां पर लोगों से बातचीत हो रही है हमारी आयुष, वहां लोग बता रहे हैं कि एलजेपीआर के खाते में जो सीटें गई हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए थी। वो सीटें, वो वहां से जेडीयू चुनाव लड़ती थी। इसके साथ साथ बीजेपी की कुछ सीटें एलजेपीआर में गई हैं, वो सीटें नहीं जानी थी। तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी है इस बात से कि जेडीयू और बीजेपी आखिर इतने कम सीटों पर क्यों इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 29 सीटें अगर एलजेपीआर के खाते में जा रही हैं तो ये दोनों सीटें जो है, दोनों जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कटे हैं और जेडीयू से कटे हैं। हालांकि मांझी और कुशवाहा को भले मना लिया गया हो और इस तरह के सोशल मीडिया एक्स पर वो तरह तरह की शायरी लिख रहे हो, लेकिन एलजेपीआर के खाते में जाने से नाराजगी थोड़े कार्यकर्ताओं में जरूर है। या फिर जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों कार्यालय में जो लोग पहुंच रहे हैं उनका यही आरोप है कि जो कार्यकर्ता सालों से काम कर रहे थे, जिनके ऊपर भरोसा था कि शीर्ष नेतृत्व उन्हें टिकट देगा, वैसे लोगों का टिकट कट गया। तो इसके लिए वहां पर हंगामा भी देखने को मिला, प्रदर्शन भी हुए, उन्हें शीर्ष नेतृत्व से मिलाने की बात भी की गई। तो इसलिए लोगों में थोड़ा रोष जरूर है इस बात का। हालांकि अब तो देखिए सीट बंटवारा भी हो गया, कई दौर की बैठकें हुई, तभी ये तय हो पाया कि कौन से उम्मीदवार को बीजेपी कहां से अपना प्रत्याशी बना रही है। लिहाजा 71 नाम सामने आ गए, जिसमें 9 महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं, जिनको इस बार चुनावी मैदान में उतारने की पूरी कोशिश और इस बार भरोसा जताते हुए बीजेपी ने यह फैसला ले लिया है। बहुत कई दौर की बैठक हुई है, इस बैठक के बाद ही ये बड़ा फैसला हो पाया है। अब इंतजार जेडीयू का है, जेडीयू कब उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। महागठबंधन की तरफ से अभी पेंच फंसा है, वहां भी अब तक ये पूरा मामला जो है सुलझ नहीं पाया है। कई तरह की खबरें वहां से भी आ रही हैं। तो इंतजार अब सभी उम्मीदवारों की सूची पर है कि कब और कितना जल्द ये जारी हो पाए। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए सबको इंतजार है। और खबर यह भी आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है, आपात बैठक भी बुलाई गई थी। अब करीब करीब लग रहा है कि मामला सुलझ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सहमत सीटें थी, यानी कि गठबंधन के भीतर जिन सीटों पर पूरी तरह से सहमति बनी हुई थी, उन सीटों की सूची जारी कर दी गई है। अब हम आते हैं पुराने प्रत्याशियों को लेकर। देखिए गहन चिंतन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने खूब मंथन किया है और पुराने कार्यकर्ताओं की हो सकता है या वफादारी को देखते हुए या फिर जो रिपोर्ट कार्ड जनता की ओर से आ रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों में काम हुआ है नहीं हुआ है, क्या यह कारण हो सकता है जो जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ? देखिए आज से 2 दिन पहले आयुष इसी सीएम हाउस के बाहर कई कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हो रही थी और इसी बात की नाराजगी थी कि 5 सालों में जो काम एक विधायक को करना चाहिए था अपने क्षेत्रों में, वो काम हुए नहीं। और इसलिए नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने जाकर के ये बात कही थी कि ऐसे विधायकों को इस बार रिपीट ना करे एनडीए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बात को नीतीश कुमार ने बड़ी गंभीरता से लिया है, तभी जाकर के ऐसे सिटिंग विधायकों का भी टिकट कट गया जिनको इस बार पूरा आस था कि इस बार भी उनको टिकट मिलेगा और वो जेडीयू या बीजेपी या एनडीए के किसी घटक दल से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीएम हाउस में जब यहां पर लोग पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, तो यहीं पर लोगों को रोक भी दिया जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं का ये आरोप था कि जो काम होने चाहिए थे 5 सालों में एक विधायक के तौर पर, वो काम वैसे दिखे नहीं। लिहाजा इसी बात को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार के सामने जाकर के ये बात को कहा था कि आप सर जिस तरह से टिकट का बंटवारा होगा उसमें ये देखना जरूरी होगा कि कौन से
ऐसे विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तभी जाकर के ऐसे विधायकों का नाम जो है इस बार बीजेपी या फिर जेडीयू जो उम्मीदवार जारी करेगी अपनी सूची की, उसमें कई लोगों के नाम कट सकते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा इस बार मंथन चला है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से जो है बिहार में बने हुए हैं, वो अभी भी पटना में ही हैं, तो वहाँ भी बैठक चल रहा है संजय झा के आवास पे। इसके साथ साथ जो दोनों सह प्रभारी हैं उनको ही बुलाया गया था, अमित शाह खुद पटना पहुँच रहे हैं। तो बड़े नेताओं के पहुंचने का मतलब ही साफ है कि एक एक प्रत्याशियों को देखा जाए कि आखिर जिन प्रत्याशियों को उम्मीदवार बना रही है बीजेपी या जेडीयू, उनका कैसा पिछले दफे का जो परफॉर्मेंस रहा है वो देखने को मिल सकता है, और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उनका ये गवाह भी है सूची कि उनको इस बार फिर से बीजेपी जो है उम्मीदवार बना रही है। तो इस पर भरोसा किया गया है ऐसे उम्मीदवारों पर, कई पुराने विधायकों, सिटिंग विधायकों पर भरोसा किया गया है। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची को लेकर कहीं भी अब विरोधाभास के स्वर उठते नहीं दिख रहे हैं। आगे अभी 30 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी को करना है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। कुछ ही क्षण में वो बैठक समाप्त होगी और उम्मीद की जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।